चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका था। हेडिंग बना लो, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इक्विलिब्रियम के लिखवाऊंगा तो आपको जितनी बातें बताई थी सारी रिवाइज हो जाएंगी। लिखना स्टार्ट करो। अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। लिखो बेटा, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इसका अर्थ है कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, मतलब इक्विलिब्रियम का अप्रोच जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, वो रहेगा आप लोग का स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसके बाद लिखो, मतलब अभी समझ में आएगा, थोड़ा और लिखवाता हूँ। इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, इसी में कॉन्टिन्यूटी में है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट for any system and hence equilibrium will arrive by moving reactions in forward or backward direction, तो जो आपको स्टेटमेंट लिखवाई है क्या कह रही है वो, कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो किसी भी रिएक्शन के लिए मोस्ट स्टेबल स्टेट है, और इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किसको अचीव करने के लिए? इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। ठीक है, जैसे कि इक्विलिब्रियम स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट है, उसको फोटो से कैसे बताएंगे, डायग्राम से कैसे बताएंगे, ग्राफ से कैसे बताएंगे। अगर इधर G स्टैंड्स फॉर क्या होती है आप लोगों की, गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन था ना इसके साथ। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहेगा। अब देख लो ध्यान से, ये फॉर सपोज इस रिएक्शन के लिए मेरे को ये बनाना है। स्पॉन्टेनियस मतलब होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब नहीं होती है, सिंपल सी बात। स्पॉन्टेनियस मान ले यार। इधर देख लो पहले, ये कुछ नहीं है, ये सबसे कम एनर्जी वाला जो पॉइंट है इसका, ये इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अराइव हुआ होगा। ठीक है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बना लो, इसको बना लो, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस थोड़ी सी थ्योरी है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। At equilibrium gives free energy, at constant pressure and temperature becomes minimum। लिख लो, लिखना है तो। gives free energy at constant pressure and temperature becomes minimum। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का एक तरीका आपको रिएक्शन का ही सिखाया था, समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जब आपको फॉर्मेशन वाली वैल्यूज दे रखी हो तो। और आपको एक और बात सिखा रखी है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी आर इज इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, जीरो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एट इक्विलिब्रियम स्टेट ये कहानी होती है।
तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम की पहली प्रॉपर्टी जो है वो अभी नोट करी है। मोटा मोटा 2-3 बातें बताई है कि हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आना चाहती है। इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो या तो फॉरवर्ड जाएगी या फिर वो बैकवर्ड जाएगी। दूसरा, जब वो इक्विलिब्रियम में होगी तो गिब्स फ्री एनर्जी आप लोगों की कम से कम होगी। और तीसरा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है एट इक्विलिब्रियम स्टेट अगर कहीं पे मेंशन है तो डेल्टा जी आर उसको आप क्या कह सकते हो, जीरो कह सकते हो। ठीक है, ऐसी कहानी हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी लिखें, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं पहले तो ये बताएं। जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं वो कैटलिस्ट होती हैं ना। एग्जैक्टली, ठीक है, जो हमारी रिएक्शन को फास्ट करें, स्पीड अप करें, वो होती हैं हमारी क्या, कैटलिस्ट। लिखो इसमें कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट, इसमें लिखो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट। सेकेंड पॉइंट बना के लिखना, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम and also the value of equilibrium constant, and also the value of equilibrium constant. Catalyst helps attaining the equilibrium rapidly. Catalyst helps attaining the equilibrium rapidly. ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर मैंने कैटलिस्ट डाला है, ध्यान से सुन लेना, तो A प्लस बी जो कि धीरे धीरे रिएक्ट करके C प्लस डी बना रहे थे, अब वो A प्लस बी कैटलिस्ट के आ जाने से फटाफट से क्या बना लेंगे, C प्लस डी। शौर्य सुन ले बेटा, A प्लस बी अगर रिएक्ट करके C प्लस डी बना रहे थे और इस प्रोसेस को फास्ट करना है तो ऊपर से क्या छिड़क दिया, कैटलिस्ट, तो फटाफट से C प्लस डी बनाएंगे। और अब वही तेरे C प्लस डी क्या बनाएंगे, A प्लस बी बनाएंगे। ठीक है, कैटलिस्ट डलने पर, सेम कैटलिस्ट डलने पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हुई है वो बैकवर्ड रिएक्शन भी बराबर तेज हुई है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम अभी भी है। क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कैटलिस्ट के जाने से? नहीं हुआ, क्योंकि जितना तेजी से आप सीधा गए उतना तेजी से कहाँ आ गए, वापिस भी आ गए। तो यही मैंने आपको लिखवा दिया कि कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को परेशान नहीं करता है। थर्ड पॉइंट लिखना, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। थर्ड पॉइंट लिखो, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है, देखो डायनेमिक का मतलब है कि A और B और C और D दूर से देखने पे कांस्टेंट लग रहे हैं कि ये चेंज नहीं हो रहे, पर रिएक्शन चल रही है दोनों साइड पे, तो इस स्टेट को बोलते हैं क्या, डायनेमिक है। स्टैटिक का मतलब रुक जाना। क्या रिएक्शन रुक गई है? क्या A और B C और D नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं। C और D भी वापस से उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट में A और B बना दे रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे बोलो? तो प्रोसेस क्या है, डायनेमिक। ये हमारी लास्ट क्लास में भी बात हुई थी। डायनेमिक मैंने आपको मतलब समझा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक होता है। इसमें लिखना, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। दैट मीन्स, इसके आगे कंटिन्यू करो, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट लिखना, दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट both forward and backward reaction proceed at equal rate. That means at equilibrium state both forward and backward reaction proceed at equal rate. इसके नीचे ऐसे लिख देना, rate of forward reaction equal to rate of backward reaction at equilibrium. most important बात है, इसको बॉक्स में भी डाल के लिख सकते हो। at equilibrium state, इधर देखो, at equilibrium state rate of forward reaction equal to rate of बैकवर्ड रिएक्शन। क्या छूट गया बेटा अर्जुन तेरा, बता? प्रोसीड एट इक्वल रेट। पढ़ के देखो, लाइन अपने आप समझ में आ जाएगी, ऊपर वाली लाइन को पढ़ के देखो। आगे बढ़े, आगे लिखो, फोर्थ पॉइंट, कंसेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। अब दो चीजें आपको सुनाई दे रही हैं,
कंसेंट्रेशन भी सुनाई दे रहा है, एंड पार्शियल प्रेशर, या और करके लिखना, कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड, कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड at equilibrium state are constant. Concentration or partial pressure of all the species involved at equilibrium state are constant. वापिस हाँ नहीं, वो निकल जाएगा। कैटलिस्ट होती वो चीज़ है जो रिएक्शन के प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्ट ना ले, आउट हो जाती है। ठीक है, जितना भी डालोगे उतना आउट हो जाएगी, बाकी ऐसे ये वेट वूट के हिसाब से नहीं देखा जाता है। ठीक है, हाँ, हर रिएक्शन में अलग कैटलिस्ट यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, हमारी बॉडी में भी बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने एंजाइम्स पढ़ा होगा, एंजाइम्स कैटलिस्ट का काम करते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को तेज करवाते हैं, तो स्पेसिफिक होते हैं बहुत ज़्यादा, आ जाएंगे धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, चलो तुमने हाइड्रोजिनेशन ऑफ वो सुना है, एल्कीन, हाँ, जैसे एल्कीन में H2 जब आप डालते हो तो एल्केन बन जाता है, तो उसको फास्ट किया जाता है निकल डाल के, तो वो आपने देखा होगा क्लास 10th में। हाँ, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये क्लास 10th की रिएक्शन बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो निकल वगैरह यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करते हैं। चलो आगे बढ़ जाएं। अब आप लिखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, लिख लो, हेडिंग बना लो नई, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, प्रॉपर्टीज, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दिए हैं ना, चारों के चारों पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? टाइप्स ऑफ क्या लिख रहे हैं बोलो? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, इसमें लिखो व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स involved in the reaction are in same phase. When all the reactants and products involved in the reaction are in same phase, इसके एग्जाम्पल वही सब हैं जो रिवर्सिबल में आपने लिखे थे ना लास्ट क्लास में, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। बार बार यही एग्जाम्पल क्यों लिखवा रहे हो सर? क्योंकि देखो इन्हीं पे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो अच्छा है ना, आपको रिएक्शंस पहले से याद हो जाएं। अमोनिया की फॉर्मेशन को हेबर्स प्रोसेस बुलाते हैं। आपको एक मैंने एस्टर को तोड़ के एसिड भी बनवाया था, है ना? ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ये भी एसिड भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो बेटा अब आपको मैंने क्या लिखवाया? सेम फेज। एक वर्ड आया होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में, क्या? सेम फेज। ठीक है, तो यहाँ तो पहचान करनी बहुत आसान है कि फेज का मतलब हो गया कि ये भी गैस है और ये भी क्या है? गैस है, और ये भी क्या है? गैस है। तो गैस से गैस ही जा रही है, ठीक है ना? यहाँ पे कोई डेंसिटी में चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई ओरिएंटेशन का पंगा नहीं है, गैस से किस में जा रही है? गैस में ही जा रही है। तो फेज क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई सॉलिड लिक्विड का पंगा नहीं है। ये गैस गैस और यहाँ भी क्या है? गैस। तो ये भी क्या दर्शाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में है शौर्य? सेम फेज में है। यहाँ देखो ये एक्वस, एक्वस का मतलब पानी में है, ये लिक्विड का मतलब ऑब्वियसली इसी में ही होगा, ये वैसे भी यही सॉल्वेंट है। अरे यहाँ पे इस रिएक्शन में ना इसको कहते हैं एस्टर, जिस पे C डबल बॉन्ड हो OCH3 होता है, इसको क्या बुलाते हैं? एस्टर बुलाते हैं। जिस पे COOH होता है, आपने क्लास 10th में देखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको क्या बुलाते हैं?
अल्कोहल बुलाते हैं। एस्टर भी आपने खैर क्लास 10 में देखा ही है, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। तो ये सारे पानी में ही हैं, तो इसलिए इनका फेज क्या है बच्चों, सेम है। इनकी डेंसिटी पे कोई प्रभाव, डेंसिटी फेंसिटी सब कुछ सेम है इनकी, समझ रहे हो ना। अभी मैं डेंसिटी वर्ड को यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्या मतलब है, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है फेज के साथ। सर फेज तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस से ही देख सकते हैं, देख सकते हो, पर एक छोटी सी बात और ऐड ऑन करूँगा अगले टॉपिक के अंदर। फिलहाल के लिए गैस 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 सेम फेज है, गैस 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 सेम फेज है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, एक्वस एक्वस सेम फेज है। फेज में कोई पंगा तो नहीं है आप लोगों को। एक्वस पानी में है, इसी में ही है। अरे तूने दो लिक्विड को मिला दिया यार, फेज तो सेम ही हो गया। एक्वस का मतलब पानी ने इसको चारों तरफ से इसके मॉलिक्यूल को घेर के अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है, फेज सेम हो गया है। समझ गए कि नहीं शौर्य, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे लिखो। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, सेकंड क्या बनाओगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। बोले एक सेकंड रुक जाते हैं। अगर दो रिएक्टेंट मिला के एक प्रोडक्ट बन गया और एक रिएक्टेंट अलग फेज में और एक रिएक्टेंट एक सॉलिड है और एक गैस है, और तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अभी करवा रहे हैं। प्रोडक्ट किसी फेज में होता है। चाहे प्रोडक्ट, अभी बता देता हूँ बेटा, डाउट शायद हो सकता है क्लियर हो जाए थोड़ा सा बताने के बाद। लास्ट में पूछियो, जब हेट्रोजीनियस खत्म हो जाएगा तो पूछ लियो। बढ़े बेटा, आगे बढ़े। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फेज, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फेज, एग्जाम्पल ले लो इसका, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। आप देख लो रिएक्टेंट किस में है, सॉलिड में है, और यहाँ पे प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये सॉलिड और गैस में कन्वर्ट कर रहा है। बोलो ये फंडा क्लियर हो रहा है। ये सॉलिड में और ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, सॉलिड और गैस में। तो एक जगह बिल्कुल प्योर सॉलिड ही था, एक जगह सॉलिड के साथ साथ गैस भी आ गई, तो फेज क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। ये फंडा समझ में आ रहा है। ठीक है, सल्फर जो है सॉलिड और सल्फर लिक्विड, तो ये भी क्या हो गया आपका, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया, फेज डिफरेंट हो गया। पर आपको ना एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जिसमें सॉलिड का लिक्विड हो गया, जिसमें सॉलिड का गैस हो गया, वो तो हेट्रोजीनियस हो ही गया, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सॉलिड टू सॉलिड में भी फेज हम कहते हैं कि चेंज हो गया। जैसे कि कार्बन के साथ है ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट जो है वो होता है सॉलिड में, और अगर मैं कुछ हाई टेम्परेचर की कंडीशन लगा दूं तो ये कार्बन डायमंड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब कार्बन डायमंड भी क्या होता है, अरे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं ना, ग्रेफाइट और डायमंड। कार्बन की दो फॉर्म है। अब ये किस में डालें सर, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये किस में डालें, क्या ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा या ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड से सॉलिड ही जा रहा है। तो मैं दोस्तों बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि सॉलिड टू सॉलिड को भी हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में डाल देंगे। रीजन बीइंग, ग्रेफाइट की पूरी बॉन्डिंग और डायमंड की पूरी बॉन्डिंग अलग है। डायमंड में हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, और एक जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी अलग हो जाती है, जिसकी वजह से और भी काफ़ी कहानियाँ अलग हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे इसने ग्रेफाइट से फॉर्म बदल ली तो ये भी किस में आ जाएगा, आप लोगों का हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का पार्ट बन जाएगा। सेम फेज है, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ। फेज की जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो आपको समझनी पड़ेगी। फेज की डेफिनेशन में खाली सॉलिड, लिक्विड और गैस ही नहीं आएगा। अब थोड़ा सा आप ऊपर उठ चुके हो अब इन चीज़ों से, ठीक है ना। तो फेज के अंदर आपका पूरी कुछ बॉन्डिंग भी आ जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। अगर बॉन्डिंग इसकी अलग है, ठीक है, डेंसिटीज अलग हो जाएंगी इससे,
काफ़ी प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी, तो उसको भी हम किस में पढ़ देंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में पढ़ देंगे। जैसे फॉस्फोरस है, अब फॉस्फोरस वाइट भी होता है, फॉस्फोरस ब्लैक भी होता है, फॉस्फोरस रेड भी होता है। तो फॉस्फोरस वाइट टू फॉस्फोरस अगर आप रेड या फॉस्फोरस ब्लैक में जाओगे तो ये भी आप लोगों का हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में ही आ जाएगा। अब हालांकि ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं, अरे बोलो यस और नो। अब ये क्यों आ जाएगा सर, इसकी जो बॉन्डिंग है वाइट की और जो रेड वाले फॉस्फोरस की बॉन्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें और भी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। इसलिए मैं कह दिया कि इन दोनों का फेज क्या हो जाएगा, डिफरेंट ही हम मान लेंगे। इसको भी हम किस में मान लेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में इसकी कहानी काउंट कर लेंगे। इसको लिखते जाओ एक बार, ठीक है। ऐसे ही सल्फर रोम्बिक सल्फर है और सल्फर मोनोक्लिनिक है, कि आप इन फ्यूचर आगे चल के पढ़ोगे भी सही, ठीक है ना, रोम्बिक वर्ड और मोनोक्लिनिक वर्ड। तो सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, दोनों के दोनों सॉलिड हैं, पर दोनों के स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से इसको भी हम किस में पढ़ लेंगे, डिफरेंट फेज में मान लेंगे, ठीक है। हाँ, तो बस यही आपको जो जो कॉमन आएंगे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी तो सॉलिड लिक्विड गैस तो आप देख ही लोगे। सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक आर इन 2 डिफरेंट फेजेस, ठीक है। ये फंडा क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, आपको ये तो पता ही है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, ये फेज चेंज हो गया। H2O लिक्विड से H2O गैस, ये फेज चेंज हो गया। ये फेज चेंज आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो जल्दी करते जाओ, जल्दी करते जाओ, ऐसे रुको मत, धीमे धीमे मत काम करो। आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डाल लो नई, इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या हेडिंग डाल लो बेटा जी, लॉ ऑफ मास एक्शन। लिखो, इसमें लिखो, लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखो, बोलता हूं आप लोगों को। एट अ गिवन टेम्परेचर, rate of reaction is directly proportional to, at a given temperature rate of reaction is directly proportional to, active mass, ACTIVE, इसको समझाऊंगा क्या होता है। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स at a given temperature, rate of reaction is directly proportional to active mass of reactants raised to the power their stoichiometric coefficient. Active mass of reactants raised to the power their stoichiometric coefficients. Example ले लेते हैं। For suppose मेरे पास एक रिएक्शन है, AA plus BB gives CC plus DD। रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से आपकी रिएक्शन रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अभी बात हो रही है, अभी मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू भी स्पेसिफिक कर देता हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये हो गए, अरे बोलो ना यार, शौर्य, भविष्य, ये फॉरवर्ड जा रहा है तो COD बना रहा है ना, तो रिएक्टेंट कौन हो गए फॉरवर्ड के लिए, A और B हो गए। तो एक्टिव मास मतलब बेसिकली आप ना ब्रैकेट में ले लेना, और एक्टिव मास के जो जो मतलब है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। फिलहाल के लिए ऐसे मान लो कि कंसेंट्रेशन को एक्टिव मास बुलाया गया है। किसको एक्टिव मास बुलाया गया है, कंसेंट्रेशन को एक्टिव मास बुलाया गया। हालांकि
अगर गैसेज होंगी तो पार्शियल प्रेशर को एक्टिव मास बुला दिया जाएगा, मतलब एक्टिव मास की जगह हम लोग फिर उसको पार्शियल प्रेशर बुला लेंगे, ऐसे भी कह लो। आप लोग फिलहाल ले लो कि मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ ए ले लिया, इनटू प्रोडक्ट में लेना है कंसेंट्रेशन ऑफ बी ले लिया, ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है और बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल वी हैव टेकन हियर। ये ठीक हो गया। ऐसा देखो आप क्या लिख रहे हो, आप लोग रेट के बारे में बात कर रहे हो। रेट क्या होता है कि कितनी तेजी से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कितनी तेजी से बनाएंगे, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे उतना तेजी से वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। ये आपने लिखा है अभी, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक। अब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है, तो जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, अगर मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसको मैं कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन मान लेता हूँ, है ना। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, ए की पावर ए और बी की पावर बी। ये फंडा क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। इसमें लिख लो एक बात लिखवा देता हूँ, एक्टिव मास, ये नोट कर लिया, करो चलो साथ में चलो। एक्टिव मास के बारे में लिखो पहले। एक्टिव मास ऑफ ए सब्सटेंस आर, लिखो एक्टिव मास ऑफ ए सब्सटेंस आर मोस्ट कॉमनली टेकन एज, पहले लिख लो एक्टिव मास ऑफ ए सब्सटेंस आर मोस्ट कॉमनली टेकन एज कंसेंट्रेशन, या फिर ऐसे लिखो मोलर कंसेंट्रेशन। एक्टिव मास of a substance are most commonly taken as molar concentration, most commonly taken as molar concentration or partial pressure और partial pressure, ठीक है। तो अभी गैस की मैं बात करूंगा। अच्छा चलो, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात थी। चलो आप लोग बताओ, अर्जुन भाई बताएगा हमें। अर्जुन, अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट, सी की पावर सी के इनटू, और अगर मैं इक्वल टू लगा दूं तो एक कांस्टेंट लगाऊं तो कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के भी मान लिया, सी की पावर सी, डी की पावर डी। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। करो नोट करो, मेंशन कर लेना रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मेंशन कर देना रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इसके बारे में जरूरी जानकारी लिख देना। के एफ और के बी के बारे में, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। किसका लेना देना नहीं है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कांस्टेंट का कंसेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये डिपेंड करता है केवल और केवल टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ये याद रखना। केएफ और केबी की बात हो रही है, ये चैप्टर चल रहा है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक वर्ड आएगा आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि अभी तक आया नहीं है। तो आप केएफ और केबी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मत मान लेना। ये केएफ वो बताएंगे कैसे निकालना है। ये केएफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है और केबी क्या, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। समझ पा रहे हो ना अभी तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना किसी भी टाइप की?
ठीक है, लिखो आगे लिखो। एक्टिव मास के बारे में कुछ और बातें लिखवाता हूँ, हेडिंग बना लो एक्टिव मास ऑफ वेरियस सब्सटेंस। ये बस आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ध्यान रखने हैं कि टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, दैट्स इट। ठीक है, इसका कुछ हम सिग्निफिकेंस जो है वो जानने की ज़्यादा कोशिश करेंगे ही नहीं। क्या बोला मैंने आप लोगों को बताना एक बार, एक्टिव मास ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस में पहला पॉइंट लिख लो, फॉर सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फेज, for substance in solution phase active mass will be taken या active mass will be molar concentration। जब भी कभी सॉल्यूशन फेज में होगा, सॉल्यूशन फेज का अर्थ हो गया आगे क्या लिखा होगा, एक्वस वर्ड, तो आप मोलर कंसेंट्रेशन की बात करेंगे, विल बी मोलर कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट लिखो, फॉर सब्सटेंस इन सॉल्यूशन फेज। अच्छा ये तो हो गया है ना। जैसे कि बात कर लेते हैं अपन लोग, जैसे I2 ले लिया मैंने एक्वस फेज में, और I माइनस भी मैंने किस में ले लिया, एक्वस फेज में ले लिया। अब इससे बनाया मैंने I3 माइनस, तो ये भी क्या बनेगा, एक्वस बनेगा। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड